ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस देखिए। सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए आपकी ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये सब कहां पर पढ़ रहे हैं, कौन से पढ़ रहे हैं हम। तो कुछ कंपनीज एक्ट सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी की बात करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यू आर गोइंग टू फाइंड दैट लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसके साथ एक लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन किया जाता है। उस लिस्टिंग अग्रीमेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन दिए जाते थे, पर क्योंकि वो एक अग्रीमेंट था और लॉ नहीं था इसलिए उसके नॉन कंप्लायंस को एक कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन कंप्लायंस माना जाता था कई कंपनीज के द्वारा। इसके लिए उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, एक रेगुलेशन। तो सेबी की रेगुलेशन है विच इज टर्म्ड एज लोडर, विच इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, जो आए दिन अमेंड होती रहती है। इन रेगुलेशंस में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं जिसमें रेगुलेशन 17 से 27 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाती है। ये जो एलओडीआर है ये लागू किसके ऊपर होती है, वो कंपनियां जिन्होंने अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को लिस्ट करा रखा है। कहां पर, इन द स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडिंग स्मॉल मीडियम, इनफैक्ट एसएमई एक्सचेंज जो होता है आपका, आईजीपी एक्सचेंज होता है जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, कहीं पर भी। लेकिन हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस है वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के ऊपर लागू होते हैं जिसने अपनी इक्विटी या कन्वर्टेबल्स लिस्ट करा रखी है। तो सबसे पहले अपन एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजंस पढ़ते हैं कि लोडर किस पर लगता है, नंबर 1, और ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रोविजंस हम डिस्कस करने वाले लोडर के वो कौन सी कंपनीज के ऊपर लगते हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेबिलिटी लीगल फ्रेमवर्क। लोडर क्यों आया, दैट्स ऑल ओके। एप्लीकेबिलिटी से शुरू करते हैं। तो सारी लिस्टेड एंटिटी जिन्होंने अपनी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी में सारी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आती है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब होता है इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। नॉन कन्वर्टेबल आईडीआर आपके होते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटी रिसीप्ट। इसका चैप्टर 4 लोडर है जो रेगुलेशन 17 से 27 प्लस सम पार्ट ऑफ रेगुलेशन फ्रॉम 15 टू 48 कवर करता है। ये चैप्टर 4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन पे लगता है जिन्होंने सिर्फ इक्विटी या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मेन बोर्ड या एसएमई में लिस्ट कराई है। आईजीपी में लिस्ट कराई है तो नहीं लगेगा। प्लस अगर किसी ने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट कराई है और ये अमेंडमेंट है जिसकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, इसे हाई वैल्यू डेट कंपनीज कहा जाता है। ऐसी पर्टिकुलर एंटिटीज के ऊपर भी ये जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसका मतलब सारी कन्वर्टेबल यानी जो आगे जाके इक्विटी शेयर बनेंगे या इक्विटी बन चुके हैं, या फिर अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशू की है जिसकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, इन्हें लिस्ट कराए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपके ऊपर ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रोविजंस है ये एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इनमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं। अगर आपने एक ऐसी लिस्टेड एंटिटी है आप जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है एंड आपकी नेटवर्थ भी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ये आपको लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड पे देखना है। अगर ऐसा है तो फिर उस केस में ये जो प्रोविजंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब लोडर आप पर नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, सिर्फ हम जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं 17 से 27 रेगुलेशन वो नहीं लगेगी। सिमिलरली एसएमई एक्सचेंज पे अगर आपने लिस्टिंग कराई है तो 17 से 27 वाली रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एक रेगुलेशन 32 है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस, वो 17 टू 27 के बाहर आती है। तो एसएमई में अगर आपकी लिस्टिंग है तो आपके ऊपर वो लगेगा। लेकिन अगर आप एसएमई स्मॉल मीडियम एक्सचेंज में लिस्टेड एंटिटी हो तो 70 टू 27 रेगुलेशंस नहीं लगेगी। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन 17 टू 27 के प्रोविजन सिर्फ उन कंपनी पे एप्लीकेबल है जिन्होंने अपनी इक्विटी या कन्वर्टेबल लिस्ट करा रखी है या हाई वैल्यू डेट कंपनीज है। इनमें भी अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है एंड नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है एज ऑन द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, या उन्होंने सिर्फ एसएमई में लिस्टिंग करा रखी है तो उनके ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगे। सर पहले हमारी नेटवर्थ बढ़ गई थी और कम हो गई, तो 3 साल तक आप पे प्रोविजन लगते रहेंगे लगातार। 3 सालों तक अगर आप विद इन नेटवर्थ लिमिट आओगे तो फिर आपके ऊपर ये प्रोविजन लगना बंद होंगे। हाई वैल्यू डेट कंपनी में कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है, उसमें एक बार लग गया तो आजीवन आपके ऊपर प्रोविजन लगे रहेंगे। पहले हमारी नेटवर्क कम थी अब बढ़ गई है तो 6 महीने का समय आपको उसके अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज क्या होता है, जस्ट काइंड ऑफ डिस्कस दिस। और अब इसके बाद आ जाते हैं अपन रेगुलेशंस के ऊपर। रेगुलेशंस में हमें क्या डिस्कस करना है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कमिटीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैंने उसका क्या किया है, एक बहुत ही उम्दा टेबल आपके लिए बनाया। तो दोस्तों समझना आप, सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोले तो 17 से 27 17 टू 27 रेगुलेशन। ओके, 17 टू 27 रेगुलेशन में नंबर 17 इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि भैया आपके कितने डायरेक्टर होना चाहिए, उसमें वुमेन डायरेक्टर कितने, इंडिपेंडेंट कितने, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने, ये हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और 18 19 20 21 4 तरह की कमिटीज की बात करते हैं जिसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडिट कमेटी रेगुलेशन 18। इसके बाद वी हैव नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी 18 19 20 21। यानी 17 टू 21 में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चारों कमिटी कवर हो जाएगी। ये चारों कमिटी मैंने कंपैरेटिव फॉर्म में सिर्फ आपके लिए बना दिया ताकि आप फटाफट इनको समझ भी सके और एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कौन सी कमिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा,
तो अभी जो हमने एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करी वही एप्लीकेबिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कमिटीज एक्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, जो सिर्फ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी और हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर आरएमसी बनाने की जरूरत होती है। देखो, ऑडिट कमेटी क्या होती है, जिसका काम होता है बेसिकली इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड यूज ऑफ फंड्स, ये सब मॉनिटर करना। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी पता करती है भैया किसको डायरेक्टर अपॉइंट करे, क्या रेम्यूनरेशन उनकी रखे, सजेस्ट करती है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी देखती है शेयर होल्डर के शेयर का ट्रांसमिशन वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी ग्रीवियंसेस कंप्लेन दूर समय पे हो रही है या नहीं हो रही। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की होती है, जिसका बेसिक उद्देश्य होता है कंपनी क्या फ्यूचर में आने वाले रिस्क जैसे साइबर सिक्योरिटी रिस्क वगैरह के ऊपर क्या प्रिपेयर्ड अभी से है या नहीं। ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हर कंपनी में नहीं बन सकती है, इसलिए आज की तारीख में सिर्फ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, पहले 500 होता था, में बनाने की जरूरत है। टॉप 1000 मतलब आपका 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखना है लिस्टेड एंटिटी का, जो टॉप 1000 होगा लिस्ट पब्लिश करेगा सेबी, उसकी उनके ऊपर ये प्रोविजंस लगेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आपकी ऑडिट कमेटी है और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, ये कंपनी को बनाना है, बाकी आरएमसी और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाना है। अब सबसे पहले मिनिमम इतने में कितने लोग होना चाहिए, तो देखो कोई भी कमेटी 3 से कम पे तो बनेगी नहीं, तो मिनिमम 3, मिनिमम 3, मिनिमम 3, मिनिमम 3। ये 3 में अगला सवाल होगा क्या ये सारे डायरेक्टर होना चाहिए या नॉन डायरेक्टर भी हो सकते हैं, तो ऑडिट कमेटी में कहा है कि भैया कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए हमें एज ए मेंबर। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में भी 3 डायरेक्टर चाहिए, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी 3 डायरेक्टर चाहिए। इट इज ओनली बेसिकली इन द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी दैट वी नीड 3 मेंबर्स, इनमें से डायरेक्टर मेजॉरिटी होना चाहिए। यानी आरएमसी में सारे डायरेक्टर मेंबर हो जरूरी नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी मेंबर बनाए जा सकते हैं। अगला, 3 में से इंडिपेंडेंट कितने होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2/3। तो ऑडिट कमेटी ऐसे भी आप समझ सकते हो, इसका मेन उद्देश्य क्या है बेसिकली टू कीप एन आई ऑन द मैनेजमेंट, तो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा हो तो बेहतर है, तो इसलिए 2/3 यानी 3 में से 2 ऐसा याद रखने के लिए, बट 2/3। सिमिलरली नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन डिसाइड कर रही है, तो इसमें भी ज्यादातर इंडिपेंडेंट होंगे तो ही बेहतर होगा, तो यहाँ पे भी 2/3। हाउएवर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ऐसे कोई बड़े झंडे नहीं काट रही है, तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि भैया बस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कि वो अपने पक्ष रख दे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो याद करना बड़ा आसान हो गया, 18-19 में 2/3 और 20 और 21 में 1/1। अगर आपकी कंपनी ने स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो ऑडिट कमेटी में आपको सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होंगे और बाकियों में 2/3 सब में आना चाहिए। यहाँ पहले 2/3 होता था, पर मतलब नहीं है, ये अमेंडमेंट हो गया, ये पहले हाफ होता था, इसको 2/3 कर दिया, और एसआरए तो भी 2/3 है, तो वो मोरलेस सेम हो गया। चेयरपर्सन कौन होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि 2/3 है तो ऐसे भी उनमें से रख सकते हैं, पर बाकी दोनों में एक एक ही है, तो वहां पे ये बोला गया है यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, यहाँ पे मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन डायरेक्टर्स भी मेंबर बन सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी ऑडिट कमेटी में इनफैक्ट आपकी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में जरूरी है कि सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि मेनली रेम्यूनरेशन हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड कर रहे हैं, हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव को भी मिलती है। क्वालिफिकेशन पे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट ऑडिट कमेटी में सारे मेंबर का फाइनेंशियल लिटरेट होना जरूरी है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आना चाहिए, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, P&L, और कम से कम एक के पास एक्सपर्टीज सीए टाइप का होना चाहिए। ऑडिट कमेटी कितनी बार मिलेगी, जितनी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग मिलते हैं, यानी साल में 4 बार कम से कम। ऐसे भी है मिल लेते हैं क्योंकि 3 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू करते हैं और एक एनुअल का, तो 4 बार मिलना ही होता है। गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा। कोरम कितनी होना चाहिए, मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी जो भी ज्यादा है उसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। चाहे तो ये लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, हेड ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस डायरेक्टर, कंपनी में जो भी इनको बुला सकते हैं, बिना इनके भी इनको कुछ मीटिंग करना चाहिए। ये लोग अगर आएंगे तो इनके पास वोटिंग पावर नहीं होगा। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी को तो रेम्यूनरेशन डिसाइड करनी है, तो बार बार बुला के क्या करोगे, साल में एक बार मिलवा दो रेम्यूनरेशन और डायरेक्टर अपॉइंटमेंट से पहले, तो एक बार। कोरम क्या होना चाहिए, 2 और 1/3, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। सिमिलरली स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को भी क्या इंश्योर करना है कि ऑनगोइंग बेसिस पे सब कुछ मॉनिटर हो, साल में एक बार मिल ले। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में अमेंडमेंट आया है, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आपके रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके एग्जाम के लिए। इसमें पहले एक बार मिलना होता था, अब साल में 2 बार कर दिया, और 2 मीटिंग के बीच में 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम यहां पर भी क्या होगी, तो बेसिकली मिनिमम 2 लोग या 1/3, जिसमें से आप एटलीस्ट एक डायरेक्टर की मौजूदगी रखें। पावर्स क्या होंगे, तो ऑडिट कमेटी के पास पावर दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इंफॉर्मेशन मांग सकती है, लीगल एडवाइस ले सकती है थर्ड पार्टी से, और किसी की भी अटेंडेंस सिक्योर कर सकती है पूछताछ करवाने के लिए। इन दोनों के पावर प्रिस्क्राइब नहीं है, इसके पहले नहीं होते थे, अब प्रिस्क्राइब कर दिया। ये कोई भी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन मंगा सकती है, लीगल एडवाइस यानी एक्सटर्नल एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन ले सकती है अपने रिस्क मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए, और किसी की भी अटेंडेंस अपनी मीटिंग में सिक्योर करा सकती है। एंड रोल क्या होगा, तो ऑडिट कमेटी का रोल पर अलग से डिस्कस करते हैं। इन सबके रोल्स अब डिफाइन कर दिए गए।
तो पहले सबके रोल्स डिफाइन नहीं हुआ करते थे, अब ऑडिट कमिटी इनफैक्ट लोडर में सबके रोल्स डिफाइन किया। इफ वी टॉक अबाउट द नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा इसका रोल क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है कि भैया इनको डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करना है, तो आप ऐसे ही बना लो, कॉमन सेंस है। डायरेक्टर किसे अपॉइंट करेंगे, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, रेम्युनरेशन का क्या बेसिस होगा, कैसे रेम्युनरेशन उनकी डिसाइड करी जाएगी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या अपॉइंटमेंट के क्या हमारे रेगुलेशंस और टर्म्स होंगे, तो रेम्युनरेशन वगैरह क्या होंगी, किसको रेकमेंड करना है। इसके लिए हो सकता है हम कोई प्लेसमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करें, कंश्योर करें कि एक वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स में से हम रिक्रूट कर सकें। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। अब इट इज रिक्वायर्ड कि बोर्ड और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, उसका एक इवैल्यूएशन है, तो ये भी एनआरसी का पार्ट होगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है इंश्योर करना कि आपकी बोर्ड में वुमेन डायरेक्टर एज इन जेंडर डाइवर्सिटी हो, रीजनल डाइवर्सिटी अगर आपको रखना है एज इन अलग अलग प्रांतों से हो, कास्ट डाइवर्सिटी रखना है तो वो आपको डिसीजन लेना है उसके ऊपर। देन क्वालिफिकेशन क्या होगी, कब टर्म अपने को एक्सटेंड कंटिन्यू करना है, रीअपॉइंट करना है, रेम्युनरेशन सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का काम क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। जो भी कंप्लेंट्स है सिक्योरिटी होल्डर्स की, वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो, जो मेजर्स हमने लिए हैं उसका पालन हो, सर्विस स्टैंडर्ड्स हमने जो फॉलो किए, सर्विस स्टैंडर्ड यानी कि कोई भी कंप्लेन आई तो 15 दिन में रिजॉल्व होना चाहिए, तो वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और नए मेजर्स और इनिशिएटिव। आरएमसी का काम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको असेस करना है इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क हमारी कंपनी में क्या हो सकते हैं और कैसे उस रिस्क को मिटिगेट किया जाएगा, कैसे इंश्योर करेंगे कि बिजनेस कंटिन्यूअसली चले। इसी के लिए हमें अलग अलग प्रोसेस और सिस्टम्स बनाना पड़ेंगे जिससे हम मॉनिटर कर पाए कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, एक तो सिस्टम बनाना है और दूसरा उसे मॉनिटर करना है। देन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कम से कम आपको 2 साल में एक बार रिव्यू करना पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म रखना पड़ेगा जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, एंड चीफ रिस्क ऑफिसर अगर आपने अपॉइंट कर रखा है या करना चाहते हो तो उसका क्या अपॉइंटमेंट, क्या टर्म्स, क्या टेन्योर होगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा कोई भी रोल से रिलेटेड, तो आप एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे, तो जहां पे पॉइंट 5-6 ही है वहां पे ध्यान से इसको याद रखें। एक बेसिक फंडामेंटल असेसमेंट आपको मैंने दे दिया है कि इनके क्या रोल्स हैं। अब इनमें हमारा ऑडिट कमेटी का एक रोल बचता है, दैट इज समथिंग व्हिच विल डिस्कस। तो ऑडिट कमेटी के बाकी के प्रोविजंस करवा देते हैं एंड देन विल कम टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मस्त काम हो जाएगा दोस्तों, आपका नोट से इतना बढ़िया काम हो जाएगा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको बेसिकली ध्यान रखना है। याद करने में सिर्फ रूल्स वगैरह थोड़े बहुत प्रोविजनल याद रखने, उसका भी मैंने बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दिया है जिससे आपको मदद मिलेगी याद रखने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं अपन ऑडिट कमेटी। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है, तो ये ढेर सारे रोल्स दिए हुए हैं। मैं आपको मस्त तरीका बता देता हूं जिससे आपको एग्जाम में 5 से 6 पॉइंट लिखना होंगे, अगर 5-6 मार्क का आएगा 1 मार्क पॉइंट तो काम हो जाएगा। सबसे पहले इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करना है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रेकमेंड करना होता है, साथ ही साथ में ऑडिटर की मीटिंग करके उसकी अगर कोई भी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द ऑडिट है वो डिस्कस करना होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स रिव्यू करना होते हैं। रिलेटेड पार्टी के सारे ट्रांजैक्शंस ऑडिट कमेटी को अप्रूव करना अनिवार्य होते हैं। कोई भी लोन अगर आपने इंटर कॉर्पोरेट लोन्स दिए हैं तो उसको ये लोग रिव्यू करते हैं। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म आपके यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। कोई भी लोन आपने रेस किया है तो देखेंगे कि उसका एंड यूज प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं डिविएशन तो नहीं हुआ है यूजेज ऑफ द लोन्स में। तो ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो इनके एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लोन्स, गारंटीज से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आप आसानी से 5-6 पॉइंट बना पाओगे। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने आपको एक बेसिक थीम दे दिया, आप चाहो तो साइड में नोट कर लेना, बहुत सारे और भी पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें आप ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें कि अब आपको मैंडेटरली कहा गया है कि आपको 5 चीजें मैंडेटरली रिव्यू करना है। पहले इसमें 6 हुआ करती थी, एक डिलीट हो गई। These 5 matter audit committee has to review। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, दिस इज द रोल। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मैंडेटरी रिव्यू एरियाज ऑफ ऑडिट कमिटी, दिस इज द आंसर। क्या 5 चीजें जो आपको मैंडेटरली रिव्यू करनी है। सबसे पहले जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है कंपनीज एक्ट में, वैसे ही लिस्टेड कंपनी को एक मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट बनाना होती है। तो इन्हें मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल मैटर्स और ऑपरेशंस के रिजल्ट्स दिए गए, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, उनको कंपल्सरली रिव्यू करना है और देखना है कि भैया वो सब कुछ ठीक है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिटर ने हो सकता है इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस बताई हो सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा कोई लेटर ऑफ वीकनेस और इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 में आया, इन्हें भी ये रिव्यू करेंगे। तो ये तो इंटरनल कंट्रोल हो गए। इंटरनल ऑडिटर, चीफ इंटरनल ऑडिटर, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी टू हैव इंटरनल ऑडिट एज पर सेक्शन 138 एंड सेबी बोथ। तो चीफ इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, टर्म्स, स्कोप। आपको ध्यान होगा सेक्शन 138 में इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे स्कोप डिफाइन नहीं है, बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमिटी स्कोप डिफाइन करेगी। तो ये चीफ इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसका स्कोप। एंड फाइनली स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन रेगुलेशन 32। कोई भी लोन्स आपने रेज किए हैं तो आपको सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है, सॉरी कोई भी फंड्स आपने रेज किए पब्लिक इशू के थ्रू तो सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है कि उन फंड्स का जो प्रोस्पेक्टस में यूज डिफाइन था वहां हुआ या नहीं। इसके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन बन के रिपोर्ट किया जाता है कि हमने कहीं मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं है और कोई पेंडिंग यूटिलाइजेशन है तो कितना है। ये क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन सबमिट किया जाता है। इसके लिए अगर 500 करोड़ से ऊपर की आपकी पब्लिक रेज्ड फंड्स होते हैं तो एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट की जाती है,
उस एजेंसी की अगर रिपोर्ट आई है तो वो रिव्यू करो, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन कंपनी सेबी के पास फाइल करेगी, उसे चेक करो, और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस आपको रिव्यू करना। चलो फटाफट बोलो, 5 मुद्दे कौन कौन से हो गए? मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर और अदर्स, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस गिवन बाय इंटरनल ऑडिटर, चीफ इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन टर्म्स, और फाइनली स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन। छठा पॉइंट होता था रिलेटेड पार्टी का, वो डिलीट हो गया, यानी अब आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब सवाल ये आता है कि मैं एज एन ऑडिटर ये सब ऑडिट में क्यों पढ़ रहा हूं? ये तो मुझे कंपनी लॉ में पढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऑडिटर क्या करेगा रे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन 17 से 27 के कंप्लायंस के ऊपर एक सर्टिफिकेट आपको एनुअल रिपोर्ट में देना होता है। ये कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी ऑडिटर दे सकता है, एनी सीएन प्रैक्टिस नहीं, कंपनी ऑडिटर और एनी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। तो अगर कंपनी ऑडिटर देगा तो उसे क्या चेक करना पड़ेगा? उसके लिए पहले उसे समझना पड़ेगा रेगुलेशन क्या है, इसलिए ऑडिट के सिलेबस में। तो ऑडिटर को अगर अपॉइंट किया गया कि भाई तू ही कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे देना, तो उसे ये सब चेक करना है, तो प्रोसीजर्स क्या लगाए? तो क्या लगाएगा? प्रोसीजर्स में सबसे पहले देखेगा कि कमिटी जैसे कंस्टिट्यूट हुई या नहीं, और उन कमिटी की मीटिंग के मिनट्स पढ़ेगा और देखेगा उन मिनट्स में जो जो एरियाज उनके स्कोप में दिए गए हैं वो सारे एरियाज पे उन्होंने काम किया या नहीं। तो बेसिकली वो मिनट्स, इंक्वायरीज और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इन सब के थ्रू क्या करेगा? ही विल बेसिकली डू दिस असेसमेंट। यहां पे ध्यान रखिएगा कि ऑडिट कमेटी और ऑडिटर का क्या रोल है। तो ऑडिट कमेटी की मीटिंग में उसे बुलाया जा सकता है, वहां पे उसके पास राइट टू बी हर्ड होगा, लेकिन उसके पास वोट करने का राइट नहीं होगा। प्लस वो फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट भी कर सकता है ऑडिट कमेटी से। ऐसे 260 दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में ऑडिट कमेटी इज अ पार्ट ऑफ इट। सेबी ने एक रिक्वायरमेंट डाल दिया कि लिस्टेड एंटिटी अगर कोई भी है तो जितनों के भी अकाउंट्स उसके साथ कंसोलिडेट होते हैं, जैसे सारी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साथ कंसोलिडेट होंगे, तो उन सारी सब्सिडरीज का भी लिमिटेड रिव्यू किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कंसोलिडेट हो रहे हैं बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो वो ऐसे 600 में हम उसका सब्सिडरी के ऑडिटर की मदद लेकर ये रिव्यू करेंगे। चलिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के लिए भी क्या है? सब बस मिनट बुक से आपको देखना है, सब प्राइमा फेसी चेकिंग है। इन सब के अलावा ऑडिटर का एक स्पेसिफिक अलग से प्रोविजन है, इन केस कभी ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है तो क्या होगा? दिस इज समथिंग विच विल डिस्कस एट द एंड, इसको मार्क करके रख देता हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा किसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया दोस्तों? ऑडिट कमेटी, और उसके साथ ही साथ हमारी 3 और कमेटी विच विल इंक्लूड रेगुलेशन 19 के अंदर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, 20 के अंदर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप और 21 में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। इन सबसे पहले रेगुलेशन 17 आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब अपन उसको डिस्कस करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए लेट्स फर्स्ट जंप ऑन टू द प्रोविजंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रेगुलेशन 17 सॉरी रेगुलेशन 17 सबसे पहले है। हमने 18, 19, 20, 21 उससे पहले पढ़ लिया क्योंकि वो कंपैरेटिव कमिटीज थी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियम कुछ कंपनीज एक्ट में भी दिए गए। हम यहां पे जो पढ़ रहे हैं वो दोनों पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट में क्या है और सेबी की क्या रिक्वायरमेंट। सिमिलरली ऑडिट कमेटी के भी कुछ प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में दिए गए, वो हमने यहां पर नहीं डिस्कस किया, आप लॉ में पढ़ते हैं, फिर भी मैं क्विकली बता देता हूं। एज पर कंपनीज एक्ट ऑडिट कमेटी रखने की जरूरत उन कंपनीज को है सेक्शन 177 के अंतर्गत जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सारी लिस्टेड एंटिटीज प्लस पब्लिक कंपनीज जिनमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग बोरिंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोर देन 50 करोड़ है, और उसका रेवेन्यू टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। बोरिंग की लिमिट मोर देन, बाकी दोनों मोर देन इक्वल टू। तीनों में से कोई भी लिमिट आपने पार कर दी तो उस केस में आपको ऑडिट कमेटी रखना है। ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपको देखना होगा। आपको ऑडिट कमेटी फॉर्मुलेट करना पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी है या एक जॉइंट वेंचर एंटिटी है या आईएफएससी है, अपन डिस्कस करेंगे आगे, तो इन कंपनीज को एग्जाम्पशन है, ऑडिट कमेटी रखने की जरूरत नहीं। ऑडिट कमेटी कंपनीज एक्ट में रखेंगे तो वहां पर भी 3 लोग होना चाहिए। वहां पे कॉम्पोजिशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आधे की रिक्वायरमेंट है, और वहां के प्रोविजंस अदरवाइज बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। वहां से इतना कहा गया है कि भाई चेयरमैन लिटरेट फाइनेंशियली होना चाहिए, कोरम 4 मीटिंग साल में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहां और कुछ डिफाइन नहीं किया गया। तो वो कंपनीज एक्ट की भी लिमिट हो सकता है, कभी कंपैरिजन आ जाए कंपनीज एक्ट का और एलओडीआर का, तो आपको ध्यान होना चाहिए, बट नेवरदलेस वो मैंने ब्रीफ में कवर कर दिया। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। मॉनिटरिंग एजेंसी थर्ड पार्टी होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहली बात, आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम 3। तो जो टॉप 2000 कंपनियां हैं उनमें अब 6 डायरेक्टर रखने की मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि आपकी बोर्ड में नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको आधे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखना होते हैं, 1/3 और कुछ केस में आधे इंडिपेंडेंट रखना होते हैं। तो नॉर्मली 3 डायरेक्टर्स की बोर्ड से आप ये सब चीजें नॉर्मली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट बड़ी कंपनियों में तो बोल दिया भैया 6 डायरेक्टर तो रख ही लेना। वहीं पे कंपनीज एक्ट 3 बोलता है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर बोलता है। 15 से ज्यादा के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। मिनिमम आधे नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए।
कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ध्यान रखना है सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज 75 साल से ऊपर की नहीं होना चाहिए। अगर 75 के ऊपर है और आप उसकी टर्म कंटिन्यू करना चाहते हो या उसे दोबारा अपॉइंट करना चाहते हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा हो सकता है। इसके ऊपर मई 22 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं दोबारा इस पे नहीं आ सकता है, बैक टू बैक सेम प्रोविजंस पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको मिनिमम 1/3 तो रखना ही रखना है हर केस में, पर ये कब, जब आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है। पर अगर आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपको आधे इंडिपेंडेंट रखना होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है बट प्रमोटर है, जैसे कि इन्फोसिस में नारायण मूर्ति साहब अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, वो रोज रोज का काम नहीं देखते, पर प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हैं एंड इज द चेयरमैन, तो इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव बट प्रमोटर ग्रुप, तो ऐसी कंपनियों में फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आधे रखना पड़ेगा। तो नॉर्मली 1/3 होते हैं पर यहां आधे हो जाएंगे। तो देखो प्रोविजन क्या है, सबसे पहले क्या आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव है तो आधे इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव नहीं है नॉन एग्जीक्यूटिव है, क्या वो नॉन एग्जीक्यूटिव में प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है या प्रमोटर है, तो भी आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना। ना तो वो प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, ना वो खुद अपने आप में प्रमोटर है। नेक्स्ट, क्या आपकी कंपनी में कोई स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स इश्यूड है, तो भले ही आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन प्रमोटर ग्रुप हो तो भी आपको आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होंगे। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रख सकते हो। मस्त आया समझ में। चलिए वहीं पे आप यहां देखेंगे तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ 1/3 की रिक्वायरमेंट है, वहां नहीं जाता। महिला डायरेक्टर कम से कम अब आपको बोर्ड में एक रखना पड़ेगी हर लिस्टेड एंटिटी को। टॉप 1000 में तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, दिस इज वन अनदर अमेंडमेंट। तो हर कंपनी में एक महिला डायरेक्टर और टॉप 1000 में कम से कम एक महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दो, एक महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो भी काम हो गया। कोई भी व्यक्ति को अगर आप डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट करोगे तो उसके अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट में शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। आप उसके अपॉइंटमेंट के बाद भी अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन अगर पहले कभी उसका अपॉइंटमेंट प्रपोज हुआ था और उसे रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर प्रायर अप्रूवल लेना बाद में लेना है। तो अगली जनरल मीटिंग या 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, दोनों में जो भी जल्दी है तब तक आप ले सकते हैं। ध्यान रखना, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी और बोर्ड को जस्टिफिकेशन देना होगा अगर रिजेक्टेड डायरेक्टर को वापस रीअपॉइंट करना चाहती है। 4 बार मिलना होगा, 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होगा। कोरम आपकी क्या होना चाहिए, तो वही 1/3 और 2, लेकिन टॉप 2000 एंटिटी जहां पे 6 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे क्या हो जाएगा 1/3 और 3, क्योंकि 1/3 और 2 का वहां मतलब नहीं है, क्योंकि 6 तो 1/3 विल ऑटोमेटिकली बिकम 2, तो इसके लिए प्रोविजन है। तो ये रिलेट होता है। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में 6 डायरेक्टर और उसकी कोरम कितनी हो जाएगी 1/3 और 3, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप आप कितनी रख सकते हो दोस्तों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप विच यू कैन कीप इज, तो अगर आप एक व्यक्ति हैं जो लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी में डायरेक्टर है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 7 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो। कंपनीज एक्ट में 20 है, पर वहां पे लिस्टेड अनलिस्टेड सब शामिल होती है। यहाँ पे अनलिस्टेड की कोई लिमिट नहीं है, लिस्टेड की 7। पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर आप किसी भी कंपनी में मैनेजिंग या ऑल टाइम डायरेक्टर नहीं हो तो आप 7 लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। पर अगर आप कहीं मैनेजिंग ऑल टाइम डायरेक्टर हो तो आप खूब सारा समय वहां देते होगे, तो फिर इसमें आप बहुत ज्यादा समय दूसरी कंपनियों में ऐसे भी नहीं दे पाओगे, तो आप सिर्फ नाम मात्र के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगे। तो फिर मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 और 3 की लिमिट है, इन लिमिट्स में सिर्फ वो एंटिटी काउंट होगी जिसकी इक्विटी शेयर लिस्टेड है। तो डेट सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है उसकी और वो सेबी के नियम में कवर हो रही है तो उसकी भी डायरेक्टरशिप अगर आपकी है तो वो काउंट नहीं होगी अगर उसने अपनी इक्विटी लिस्ट नहीं कराई। तो ये सब लिस्टेड एंटिटी के लिए, और इसमें पर्टिकुलरली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम डायरेक्टरशिप एंड मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप में इक्विटी जिन कंपनीज की लिस्टेड है सिर्फ उन्हीं की नंबर्स में काउंटिंग करी जाएगी। लो यार बताओ दोस्तों कैसा चल रहा है, आ रहा है समझ में? मस्त एकदम एकदम। आप देखो टाइम एफिशिएंट मैनर में बढ़िया बन तरीके से क्या कर पा रहे, फटाफट बढ़िया अपना क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, सारे प्रोविजंस कवर हो रहे हैं और कुछ ऐसे नोट्स भी दिख रहे हैं जिससे अपन आसानी से आधे घंटे में इसको एग्जाम से पहले भी पूरा रिवाइज कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। कम ऑन लेट्स गेट गोइंग गाइस। ओके, अब आते हैं अपन किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हमने क्या डिस्कस कर लिया, कॉम्पोजिशन, तो अब अपन बात कर लेते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कुछ। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन बहुत डिटेल में दी गई है, वो आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, आरटीपी में, प्लस अपने स्टडी मटेरियल और ड्रोन चार्ट्स में दी हुई है। यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कंपनी लॉ में आप देख लीजिएगा। मैं बात करता हूं अब रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन में सारी पिक्यूनरी यानी फाइनेंशियल रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस आपको डिस्क्लोज करना है जो रिलेटेड पार्टी जो डायरेक्टर्स के साथ आपकी है। क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट करने का आपका बेसिस है? ध्यान रखना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन गेट रेम्यूनरेशन, दे कैन ऑल्सो गेट ESOPs। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन गेट रेम्यूनरेशन बट दे कैन नॉट गेट ESOPs।
डिस्क्लोजर में आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आप कितना फिक्स परफॉर्मेंस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सीवियरेंस फीस कभी बाहर निकाला तो पैसे दोगे, वो सारी टर्म्स आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगी। डायरेक्टर वाइज एज सच डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं। शेड्यूल इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपका इंड AS में 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में भी आपको कलेक्टिव डिस्क्लोजर्स देना पड़ते हैं। अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो बोर्ड रिकमेंड करके शेयर होल्डर प्रायर अप्रूवल लगेगा। देन अदरवाइज नॉर्मली तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता ही है, पर अपन ने पढ़ा था पोस्ट अप्रूवल भी चलता है इन केस ऑफ डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव को स्टॉक ऑप्शन दे सकते हो, और इन दोनों को, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट को, सिटिंग फीस दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप स्टॉक ऑप्शंस नहीं दे सकते। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में हमें स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स होंगी। व्हाट इज दिस? चलिए जी, बढ़िया है, चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो क्या? वेरी नाइस। स्पेशल रिजोल्यूशन सुनिए कब लगेगा। अगर आप अपने किसी एक डायरेक्टर को बहुत सारी रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो डेफिनेटली फिर दाल में कुछ काला हो सकता है। इसके लिए हमें ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। तो पहला, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में किसी सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर आधी से ज्यादा रेम्यूनरेशन दी जा रही है ऑफ ऑल द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ऐसा चाहिए। भाई देखो, लॉजिक ऐसा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसे भी कोई काम तो कर नहीं रहा है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन क्यों दे रहे हो? और उसमें भी अगर सपोज आपकी फर्म में, कंपनी में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो सबकी सिमिलर होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि भैया जितनी टोटल रेम्यूनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव को जा रही है उसकी आधी से ज्यादा किसी एक को जा रही है तो ऐसा लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में रिस्क हमेशा क्या होता है? भाई मुकेश अंबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है कंपनी से मोटी रेम्यूनरेशन निकाल ले, तो नुकसान किसका है? लिस्टेड कंपनी में जनता का, उसका पैसा लगा हुआ है। तो इसके लिए बोला गया है कि देखो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन मोटी हुई तो स्पेशल रिजोल्यूशन से ही अप्रूवल आएगा। मोटी का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर प्रमोटर ग्रुप का है, यानी प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पे नहीं, वो प्रमोटर था इसलिए कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो बंदा। तो अगर ऐसा एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव यानी ऑल टाइम डायरेक्टर, वर्किंग डायरेक्टर, ऐसा एक ही है, तो उसकी फीस रेम्यूनरेशन अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के 2.5% इतने तक देव चलेगा। मिनिमम 5 करोड़ तो बनता ही है आज के जमाने में लिस्टेड एंटिटी में, दोनों में, इसलिए जो भी ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा आप दे रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगे। पर अगर सपोज प्रमोटर ग्रुप के एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है हमारी कंपनी में, तो भैया हमने मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी सबको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। अगर तो एक से ज्यादा है तो फिर इन सबकी कलेक्टिव रेम्यूनरेशन 5% से ज्यादा अगर है, देन इन दैट केस हमें परमिशन देना होगा। ये किसका परसेंटेज देखना है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखे जाएंगे एज पर सेक्शन 198। यहाँ पे 5 करोड़ या ऐसी कोई लिमिट नहीं। ये आपके प्रोविजंस है जब आपको ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फॉर रेम्यूनरेशन पर्पसेस। ऑडिटर क्या करेगा? मिनट से चेक करेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्लस फाइलिंग सेबी के पास जो है वो देख ली जाएगी। लिमिटेड रिव्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ऑब्लिगेशंस है। चलिए, हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होना चाहिए ये हमने पढ़ लिया। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम क्या करेगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहले ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तरह कहीं काम ना करें, कंपनी में काम ना करे, यानी किसी के बिहाफ पे, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वैसे ही काम करेगा। उसकी मैक्सिमम टर्म एज पर एक्ट होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को साल में कम से कम एक बार बिना कोई नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मैनेजमेंट के मिलना है। तो इनको अपनी अपनी साइड मीटिंग करनी है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मौजूद होंगे। प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इस मीटिंग में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बोर्ड के परफॉर्मेंस का रिव्यू करना है और देखना है कि क्या मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो प्रॉपर है या नहीं। कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो क्या उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इसके लिए 2 प्रोविजन। पहला, अगर उसके नॉलेज से वो हुआ है तो ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरा, अब एक अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत टॉप 1000 कंपनी और सारी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज में आपको कंपल्सरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एक डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। कितने अमाउंट का और कितने कवरेज का, कौन से रिस्क कवर होंगे इसमें, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करें। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी हेल्ड लायबल if any fraud has happened in the company and it was with their knowledge. However, just to protect independent directors, because they are not the ones who are day to day involved in the company, neither do they have a financial interest in the company. तो हो सकता है कि इनके नॉलेज के बिना फ्रॉड हो जिसके लिए पूरी कंपनी को, बोर्ड को जिम्मेदार माना जाए। तो इनको जिम्मेदार तभी मानेंगे जब ये प्रूव किया जाए कि उनकी भी कंसेंट थी या उनके नॉलेज में था। हो सकता है इसमें भी उनके ऊपर जिम्मेदारी बेवजह आ जाए, तो इसके लिए इनका इंश्योरेंस लेना टॉप 1000 कंपनी में एटलीस्ट कंपलसरी कर दिया है। अगला, आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मिनिमम रिक्वायरमेंट 1/3 हाफ जो भी है, सपोज वो फुलफिल थी पर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेथ हो गई, रिजाइन कर गया, तो आपके पास 3 महीने का समय है जिसके अंतर्गत आपको ये वैकेंसी फिल करना पड़ेगी। तो लेट्स से मेरी बोर्ड में 10 डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो 5 इंडिपेंडेंट होना चाहिए थे और 5 थे, उसमें से लेट्स से एक रिजाइन कर गया, तो अब टोटल डायरेक्टर कितने बचे? 9।
9 में से आधे कितने, 4.5, इंडिपेंडेंट कितने हैं, 4, तो मुझे एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़े। यहाँ पे एमटीपी आरटीपी और एक एग्जाम के क्वेश्चन में एक एरर थी जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजन डाला था कि कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर है। चेयरमैन जो है वो आपका नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन प्रमोटर ग्रुप का है, स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर इशूड नहीं है। तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना थे। इस कंपनी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो सही है 10 में से 1/3 यानी 4 होना चाहिए, 4 हैं। उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। अब आप बताइए दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने समय में अपॉइंट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर कंपनी में 10 डायरेक्टर थे, 10 में से 4 इंडिपेंडेंट थे, एक ने रिजाइन कर दिया तो ये इंडिपेंडेंट गया, तो बचे कितने, 9 में से 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, 1 2 3 3 इंडिपेंडेंट है। यानी आपको कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने आंसर में लिखा है कि 3 महीने में अपॉइंट करना पड़ेगा। साफ साफ लिखा है सेबी ने कि ये रिक्वायरमेंट 3 महीने वाली तभी है जब आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन में जो मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए उससे नीचे लिमिट चली गई। तो वैसा क्वेश्चन देते समय अगर एग्जाम में भी आ जाए तो आप ये अज्यूम करना कि बोर्ड 10 के 10 डायरेक्टर्स की ही हम रखना चाहेंगे, तो अगर एक ने रिजाइन किया है तो हमें एक और को अपॉइंट करना ही करना है, यानी बोर्ड 10 की रहेगी। ऐसा अज्यूम करके आप दोनों तरह से आंसर इसको दे दीजिएगा, ये ध्यान रखना एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये। चलिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा हर फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें उसको अपनी इंडिपेंडेंस का एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो बेसिकली फंडा क्या होता है, जब पहली बार वो अपॉइंट होता है तो उस केस में फर्स्ट मीटिंग जो वो पार्टिसिपेट करेगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसके बाद इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद पहली मीटिंग में हो जाएगा, वहां पे एक वो अपना डिक्लेरेशन देते अपनी इंडिपेंडेंस का कि वो जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो मीट कर रहा है। आईडी रिजाइंस नॉट अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक ये चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया है तो आप उसे अपनी कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट्स में 1 साल तक के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। साथ ही साथ प्रमोटर ग्रुप की कोई भी कंपनी में आप उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। वाओ, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए भाई, ऑल ओके, कोई डाउट्स है तो पूछिए। क्लियर है ये सब आपको? और ध्यान रखना दोस्तों, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ा काम का प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एकदम छोटे से पिन पॉइंटेड आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस बार जो क्वेश्चन आया था ऑडिट कमेटी का, उसमें 5 पॉइंट थे, हर पॉइंट का 1 मार्क था। उनमें से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके हैं वो कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बोला कि भाई इसने 4 कंपनियों में ये डायरेक्टर है जिसमें से 3 के इक्विटी शेयर लिस्टेड है। अब आप समझो, अगर आप नोट्स डिटेल में नहीं पढ़ोगे या रेफरेंस प्रॉपर नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप बोलो अरे हमने तो पढ़ा था 3 की लिमिट है, चलो हो गया काम। तो ब्रीफ नोट्स के साथ ये दिक्कत हो सकती है। तो समरी बड़ी अपने आप में टिपिकल होती है दोस्तों, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए डिटेल नोट्स पढ़ने से। हालांकि मैंने जो समरी बनाई है मैंने कोशिश की है कि भैया कोई भी एमसीक्यू प्रोन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें केस बेस्ड या प्रोविजन बेस्ड है उसमें एक छोटा सा कॉमा फुल स्टॉप भी मिस ना हो। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा लिस्टेड इक्विटी शेयर ये इतना सा हट गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपके सीधे 2 मार्क कट गए ऐसी चीज के जिस पर आप इतनी सारी मेहनत करके गए थे और सिर्फ आपकी किताब में वो चीज मिसिंग थी इसलिए। तो इसके लिए प्रोविजंस आपको ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े ध्यान से करने दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है बड़ा चैप्टर, क्योंकि अमेंडमेंट आया, इसलिए आज अपन सुबह सुबह सबसे पहले इससे शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया अपना डिस्कशन। अब इसके बाद आते हैं अपन ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट। आप मैक्सिमम, चलिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी कैपेसिटी इन द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन कर गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं। जो ऑडिटर का कूलिंग पीरियड में है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट दे सकता है? नहीं, सिर्फ कंपनी ऑडिटर, जो कंपनी ऑडिट कर रहा है वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम करेगा। चलिए, सारे अमेंडमेंट्स एक साथ हाईलाइट करा दीजिए। उसके लिए जो अमेंडमेंट्स के अलग से नोट्स मैंने दे रखे हैं उसको रेफर कर लो, उसमें सारे अमेंडमेंट्स अलग से दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ओके, आ जाइए दोस्तों, अब बात करते हैं डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के ऑब्लिगेशंस पे। तो अब हमने जो कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किया और जो सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट का मतलब होता है डायरेक्टर के एक लेवल नीचे जो सीधे डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, इन लोगों की क्या ऑब्लिगेशन है। तो सबसे पहले, अगर आप डायरेक्टर और कोई कमेटी में मेंबर बन रहे हो तो आप मैक्सिमम 10 कमेटी में मेंबर बन सकते हो और 5 के आप चेयरमैन बन सकते हो। ध्यान रखना, चेयरमैनशिप सिर्फ लिस्टेड एंटिटी की देखी जाएगी, पर जो मेंबरशिप देखी जाएगी वो सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की देखी जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको जितना बना है बनो। इन सब में याद रखना कि सिर्फ ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, सिर्फ ये 2 कमिटीज की मेंबरशिप काउंट करी न जाएगी। यानी कि नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट में है कमेटी कि कितनी भी आप मेंबरशिप होल्ड करें कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप अपॉइंट हो गए तो लिस्टेड कंपनी में बता देना कि दूसरी लिस्टेड कंपनी में आपकी क्या क्या कमेटी में मेंबरशिप है। सीनियर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इंटरेस्टेड मटेरियल ट्रांजैक्शन। जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, देखो जब बोर्ड का डिसीजन मेकिंग होती है तो बोर्ड में अगर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास हो रहा है जिसमें कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसको खुद को उससे वोट से बाहर निकलना होता है और डिक्लेरेशन देनी होती है।
पर बोर्ड के नीचे जो सीनियर मैनेजमेंट है उसे मालूम पड़ा कि बोर्ड पे कोई रेजोल्यूशन पास होने वाला है जिसमें सीनियर मैनेजमेंट के आदमी जैसे सीएफओ वगैरह उनका कोई रिलेशनशिप है, तो उसको बोर्ड को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लीगल कंप्लायंसेस सारे लॉज का हुआ है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। सक्सेशन प्लान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट का इन प्लेस है या नहीं ये चेक करिए, और इंश्योर करिए कि एक शेड्यूल 2 के पार्ट ए में लंबी सी लिस्ट दे रखी है कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो तो मिनिमम यही इन्फॉर्मेशन उनके सामने पुटअप होना चाहिए। तो वो सब इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू आर डिस्कसिंग कि क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, और डिटेल्ड है वो आप देख सकते हैं। ये सारे नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये सब आपके लिए बनाए गए, ये सब आपको मिल जाएंगे। क्या ये नोट्स हमारे रेगुलर क्लास के नोट्स है? नहीं है। तो हम जो क्लास में पढ़ते हैं, जस्ट इन केस अगर आप लोग इसको रेफर कर रहे हो तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये जो मैंने बताया है ये आप यूँ समझ लीजिए ये इसी की समरी है। इसमें से मैंने और ग्रामर हटा दिया। तो अपन फास्ट ट्रैक बैच पढ़ते हैं तो ये इससे पढ़ते हैं, दिस इज बेसिकली ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ड्रोन चार्ट। रेगुलर बैच पढ़ते हैं तो फिर अपन डिटेल नोट से पढ़ते हैं। एनी विच वेज, तो वो दोनों बेसिकली क्या है, दीज आर ऑल कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें कहीं कहीं कुछ कुछ थ्योरी वाले पोर्शन में कटिंग है, प्रोविजन में कोई कटिंग नहीं है। आप इसको सेफली रेफर कर सकते हैं, एग्जाम से इतना ही कर लो बहुत है। अब आते हैं दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपल्सरी कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के लिए ले करना है। ध्यान रखना कोड ऑफ कंडक्ट कभी एमसीक्यू आ जाए तो सीनियर मैनेजमेंट पर भी लगता है। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटी होगी, बोर्ड और मेंबर को कम से कम साल में एक बार कंप्लायंस डिक्लेरेशन देना होगा कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लायंस किया है, और वेबसाइट पे आपको कोड ऑफ कंडक्ट प्लेस करना पड़ेगा। सीईओ को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि बोर्ड और उसके सारे मेंबर्स ने इसका कंप्लायंस अफर्म किया है, और ये सेबी के पास सबमिट करना पड़ेगा। अभी हम सीईओ सीएफओ को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देखेंगे, वहां पर भी आपको इसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा। विजिल मैकेनिज्म को विसल ब्लोअर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। कंपनीज एक्ट में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, कारों में भी अपन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, लिस्टेड कंपनीज में भी ये रिक्वायरमेंट होती है। इसका बेसिक लॉजिक ये होता है कि कहीं भी कंपनी में कोई फ्रॉड आ रहा है तो आपका एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे व्यक्ति फ्रॉड रिपोर्ट कर सके और वो संतुष्ट हो सके कि भैया मैंने फ्रॉड रिपोर्ट किया तो मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दैट मींस इट शुड एंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। दैट मींस जो विसल ब्लोअर एसईटी पे जा रहा है, फ्रॉड का रिपोर्ट कर रहा है, उसी को विक्टिम ना बना दिया जाए, अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ द पर्सन रिपोर्टिंग द फ्रॉड। तो इसके लिए कहा गया है कि हर लिस्टेड एंटिटी को एक विजिल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना पड़ेगा डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज के लिए, ताकि जेन्युइन कंसर्न्स रिपोर्ट हो सके जिसमें विक्टिमाइजेशन का सेफगार्ड होगा। आपकी ये पॉलिसी बोर्ड रिपोर्ट और वेबसाइट में डिस्क्लोज होगी। रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं है, इसलिए यहां पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सेफर साइड में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सब्सिडरीज की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रेगुलेशन 24 में सब्सिडरी के अलग अलग सब रेगुलेशंस हैं। कहीं पर सब्सिडरी, कहीं अनलिस्टेड सब्सिडरी, कहीं मटीरियल सब्सिडरी, कहीं मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी शब्द यूज किया गया। तो सबसे पहले आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहां पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं मटीरियल सब्सिडरी किसे कहते हैं। दोस्तों मटीरियल सब्सिडरी की डेफिनेशन रेगुलेशन 16 में दी गई है। 17 to 27 आपके प्रोविजन है, 15 में एप्लीकेबिलिटी है, 16 में सारी डेफिनेशन। मटीरियल सब्सिडरी की डेफिनेशन कही गई है कि ऐसी सब्सिडरी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट आपकी कंसोलिडेटेड ग्रुप की नेटवर्थ का 10% से ज्यादा, या फिर उस सब्सिडरी से जनरेट हो रही इनकम आपके ग्रुप की कंसोलिडेटेड इनकम के 10% से ज्यादा है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखना है, ये ऑल लिमिट्स है, दोनों में से एक भी फुलफिल हो गई वो सब्सिडरी मटीरियल सब्सिडरी। इसे कहते हैं मटीरियल सब्सिडरी, एमएस। सिर्फ रेगुलेशन 24 सब रेगुलेशन 1 के लिए मटीरियल सब्सिडरी की लिमिट में 10% की जगह 20% देखना है। ये एकमात्र जगह जहां स्पेसिफिकली कहा गया एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत कि सब रेगुलेशन 1 के लिए लिमिट विल बी 20 इंस्टेड ऑफ 10, बाकी सब जगह 10% ही होगी। यानी ये मटीरियल सब्सिडरी में 10 की जगह आप 20% कर दें, बाकी सब कुछ सेम है। और कोई भी अगर आपकी मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है तो इसे आप बोलेंगे दिस इज मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, और यहां पे लिमिट 10 की बजाय 20 हो गई। तो अब यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं आपके लिए। आपका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसकी बोर्ड पर अपॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सब रेगुलेशन 2, ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अनलिस्टेड सब्सिडरी। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑडिट कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी के सामने बोर्ड मिनट्स और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरीज वुड बी लेड। मतलब क्या हो रहा है सुनिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज
कि एक सब्सिडरी है जो कि अनलिस्टेड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस को चलाने वाली कंपनी इंडिया विन स्पोर्ट्स लिमिटेड, वो लिस्टेड नहीं है। रिलायंस लिस्टेड है तो कई सारे लिस्टिंग एग्रीमेंट के प्रोविजन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम उसको फॉलो करने, तो कहीं भी उसको हेराफेरी करनी है तो क्या करेगा, एक सब्सिडरी बनाएगा, उसको लिस्ट नहीं कराएगा और वहां से वो ट्रांजैक्शन करेगा जो सेबी के शिकंजे में फंसेंगे ही नहीं। तो एक लिस्टेड एंटिटी क्योंकि सब्सिडरी बना रही है तो उसी का पैसा उसमें जा रहा है, तो सब्सिडरी के ऊपर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम लगा दो, बट मैं उस सब्सिडरी के ऊपर थोड़े बहुत नियम लगवाना चाहूंगा, खास तौर पे अगर वो सब्सिडरी अनलिस्टेड है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री अपनी जितनी अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं उन सारी अनलिस्टेड सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू अपनी ऑडिट कमेटी से करा ले, क्योंकि हो सकता है उनके यहाँ पे ऑडिट कमेटी हो ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो रिलायंस इंडस्ट्री यानी जनता का लगा है रिलायंस में, और रिलायंस का लगा है इस अनलिस्टेड सब्सिडरी। सिमिलरली मैं इस अनलिस्टेड सब्सिडरी को बोलूंगा कि तुम्हारे यहाँ जितने भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है वो सारे मटेरियल ट्रांजैक्शन तुम रिलायंस की बोर्ड के सामने पुटअप करना, रिलायंस की बोर्ड उसे रिव्यू करेगी। सवाल उठता है मटेरियल और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा। ट्रांजैक्शन को तब सिग्निफिकेंट माना जाएगा जब कोई एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट एक्सीड्स और इज लाइकली टू एक्सीड 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस असेट और लायबिलिटी ऑफ दैट एंटिटी। तो सब्सिडरी के कोई रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और एक ट्रांजैक्शन 10% से ज्यादा होने की उम्मीद है, तो देन इन दैट केस माना जाएगा कि ये अपने आप में क्या है, मटेरियल सिग्निफिकेंट है। तो वो मुंबई इंडियंस वाली कंपनी इंडिया विन स्पोर्ट्स किसको पुटअप कर देगी, टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उसकी बोर्ड उसे फिर अपनी जब भी मीटिंग होगी उसको कंपल्सरली रिव्यू करेगी। इसी तरह से मैंने कहा कि भाई रिलायंस का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसकी सारी अनलिस्टेड सब्सिडरीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो रिलायंस की 95 वॉट सब्सिडरीज है, उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इतनी जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करके क्या फायदा है। छोटी छोटी सब्सिडरी अभी इंडिया विन स्पोर्ट्स क्या रेवेन्यू कमाती होगी रिलायंस के 7 लाख करोड़ के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के सामने। तो इसके लिए बोला गया है चलो ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का प्रोविजन है ये सिर्फ उस कंपनी पे रखना जो मटीरियल, और वो भी बहुत मटीरियल यानी 20% वाली लिमिट है। तो इसके लिए यहां पर MUS लिखा है, यहां पर US लिखा है। अब सब्सिडरी रेगुलेशन 5 पर आते हैं। जितनी भी आपकी मटेरियल सब्सिडरी है लिस्टेड और अनलिस्टेड, अगर आप इसमें अपना स्टेक डिस्पोज कर रहे हो और यहां पर डिस्पोज करके अब आपका स्टेक लेस देन और इक्वल टू, ये अमेंडमेंट था। तो पहले प्रोविजन हुआ करता था कि अगर आपने स्टेक 50% से कम कर दिया यानी मेरी सब्सिडरी में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। अब एक्चुअल में अगर एग्जैक्ट 50% है तो भी कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो ये अमेंडमेंट करके लेस देन और इक्वल टू 50% कर दिया, तो मेरी सब्सिडरी में से 70% स्टेक था और 20% बेच दिया, 50 ही बचा, तो कंट्रोल खत्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर कंपल्सरली आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, किसको, पेरेंट कंपनी को, उसके बिना ये सेल नहीं होगी। सिमिलरली अगर कोई भी मटेरियल सब्सिडरी में आप सब्सटैंशियल असेट्स की बिक्री कर रहे हो, व्हाट डू आई मीन बाय मटेरियल सब्सिडरी, वही 10% वाली कंडीशन। सब्सटैंशियल असेट की बिक्री कब मानी जाती है, जब आप 20% से ज्यादा असेट्स उस मटेरियल सब्सिडरी के साल भर में बेच रहे हो, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको फिर स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, किसका, लिस्टेड होल्डिंग कंपनी का, प्रायर स्पेशल रिजोल्यूशन। हालांकि अगर ये IBC अप्रूव्ड है तो फिर इसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड एग्रीमेंट में अगर आप IBC में जा चुके हो तो कई जगह फिर आपको अप्रूवल नहीं लेने की जरूरत होती है। तो ये दोनों मटेरियल सब्सिडरी और रेगुलेशन 24 सेक्रेटेरियल ऑडिट और सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट है। सारी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज, तो देखो अगर आपकी सब्सिडरी लिस्टेड है तो ऑटोमेटिकली उसको तो सेक्रेटेरियल ऑडिट करा नहीं है, तो यहाँ अनलिस्टेड, अनलिस्टेड में भी कौन सी, सिर्फ मटेरियल मतलब बोले तो कौन सी वाली, 10% वाली लिमिट को सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट के साथ लिस्टेड एंटिटी की अनेक्स करना होगी, और हर लिस्टेड एंटिटी को अपनी सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को 60 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में सबमिट करना। तो ये जो प्रोविजन है दिस इज ओनली नॉट फॉर सब्सिडरीज। ये रेगुलेशन 24A है, ये सेक्रेटेरियल ऑडिट और कंप्लायंस रिपोर्ट पर है। ये 60 दिन का एक नया टाइम पीरियड है, पहले डिफाइन होता था 60 डेज में लिस्टेड एंटिटी को सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को देना। अब आपको ये प्रोविजन का रट्टा लगाना है, तो मैं रट्टा लगाने के लिए एक नियम दे देता हूं, फटाफट सुन लो। ये सारे प्रोविजन रेगुलेशन 24 में मटेरियल सब्सिडरी के लिए है, एक्सेप्ट दो जो सारी सब्सिडरी के लिए है, विच इज ऑडिट कमेटी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करे और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन पुटअप किए जाए बोर्ड के रिव्यू के द्वारा। ये दो सारी सब्सिडरीज के लिए जो अनलिस्टेड है, बाकी सब सिर्फ मटेरियल के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी जो 20% वाली लिमिट है। स्टेक कंट्रोल बेचना या सब्सटैंशियल एसेट बेचना, मटेरियल सब्सिडरी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ऐसा लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। और सेक्रेटेरियल ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट सिर्फ मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी के ऊपर है, क्योंकि मटेरियल लिस्टेड होगी तो ऐसे भी वहां पे हो गई होगा। इस तरह से आप ध्यान रखना, कृपा करके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू पे कहां पे मटेरियल और अनलिस्टेड है अच्छे से ध्यान रखना, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वाओ, ये हो गया आपका दोस्तों रेगुलेशन 24 विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इज रेगुलेशन 32
ध्यान रखना जो एसएमई लिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर भी ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये 17 से 27 के बियॉन्ड है, और बाकी रेगुलेशन एसएमई लिस्टेड पर भी लगती है, 10-25 करोड़ से कम भी अगर आपकी पेड अप कैपिटल नेटवर्थ है तो भी लगती है। 17 से 27 में वो एक्सेप्शन है। स्टॉक एक्सचेंज को ऑडिट कमेटी के रिव्यू के बाद क्वार्टरली बेसिस पे कोई भी पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू अगर वो लेके आए तो उन्होंने कैटेगरी वाइज डिविएशन बताना है, प्रोस्पेक्टस में ये बोला था, और अपन ने यहाँ पे पैसा खर्च किया, तो पब्लिक से फंड रेज किया और उसको गलत जगह यूज किया, तो वो डिविएशन का स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे देना होता है। प्लस एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड बताया जाएगा, कोई भी पैसा आपने कहीं और यूज किया है। डायरेक्टर रिपोर्ट में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेंगे अगर कोई डिविएशन है यूजेज में। हर लिस्टेड एंटिटी को एक मॉनिटरिंग एजेंसी यूटिलाइजेशन और प्रोसीड के लिए अपॉइंट करना पड़ती है अगर 500 करोड़ से ज्यादा की लिमिट है। इनकेस अगर उन्होंने अपॉइंट करी है तो listed entity will submit to the stock exchange any comments or reports which are received from monitoring agency within 45 days from the end of each quarter। तो ध्यान रखना ये जो है ये क्वार्टरली बेसिस पे जो आप स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन की रिपोर्ट दे रहे हो इस पे 45 दिन की लिमिट नहीं बोली, ये अपन आगे पढ़ेंगे। कंप्लायंस रिपोर्ट क्वार्टरली जो जाती है 21 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, ये उसका पार्ट है। ये 45 डेज कब, जब मॉनिटरिंग एजेंसी से रिपोर्ट आ रही है तो 45 दिन में आपको देनी है। प्लस लिस्टेड एंटिटी हैविंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज के ऊपर भी ये प्रोविजन लगेंगे, बस वहां पे क्वार्टर की बजाय हाफ ईयरली उनको रिपोर्टिंग करना है। तो क्योंकि एसएमई एक्सचेंज में प्रोविजन लगता है पर क्योंकि 17 से 27 नहीं लगते तो वो कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं देते हैं, वो मैं भी समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पे वो रिपोर्ट सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन की हाफ ईयरली बेसिस पे देंगे। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट सेक्शन 134 में होती है, वैसे लिस्टेड कंपनी को एक एडिशनली एमडी&ए देना होता है, ये उसका कंटेंट है। एग्जाम में कभी आए कि क्या मेजर कंटेंट होते हैं, तो ये पॉइंट्स आप कोशिश करिएगा याद रखने की। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, एनुअल रिपोर्ट में हमें फुल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पे प्लस उनके ईमेल में कम से कम 21 दिन पहले भिजवानी है। प्लस डायरेक्टर का अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है। 3 पॉइंट याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए शेयर होल्डर को क्या इन्फॉर्मेशन देना है अंडर रेगुलेशन 36, तो एटलीस्ट थोड़ा लिख पाओगे। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कोई भी कंपनी में किसी शेयर होल्डर की डेथ हुई है तो ट्रांसपोजिशन होगा उसकी सिक्योरिटी का, इंसॉल्वेंट हुआ है तो ट्रांसपोजिशन होगा ऑफिशियल रिसीवर को, और वॉलंटरली मैं बेच रहा हूं तो ट्रांसफर होगा। तो डीमैट में कंपलसरी होता है आपको क्या करना, लिस्टेड कंपनीज को अपनी सिक्योरिटीज डीमेटलाइज करना। कोई आदमी चाहे तो उसे फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर सकता है पर आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि भैया जो भी ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट है वो सब मीट हुई है या नहीं हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर डेलीगेट करना है कोई भी कमिटी, कंप्लायंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट को, पर कम से कम 15 दिन में एक बार उन्हें खुद को रिव्यू करना है कि ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं। ट्रांसफर 15 दिन के अंदर होना चाहिए, ट्रांसमिशन 7 दिन के अंदर। डीमैट है तो क्विक हो जाएगा, फिजिकल फॉर्म है तो हो सकता है समय थोड़ा ज्यादा लगे। ट्रांसमिशन कब होता है, जब डेथ वगैरह के केस है। ट्रांसफर कब होता है, जब वॉलंटरी किया जाता है। सही चल रहा है दोस्तों, आ रहा है समझ में। रेगुलेशन 24 में 20% इंस्टेड ऑफ 10% का लॉजिक क्या है, पहले हर जगह 20% होता था, फिर अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद में हर जगह 10% कर दिया। वहां नहीं किया क्यों, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत सारी कंपनियों में अपॉइंट करना बड़ा टिपिकल काम, तो इसके लिए वहां पे उन्होंने 20% स्पेसिफिक रख दिया। ठीक है जी, चलिए ओके नेक्स्ट। किसी ने बोला है सर आप साथ साथ में नोट्स दे दें, हम प्रिंट आउट निकाल के रख देंगे तो कोरिलेट कर लेंगे। मैं चाहता ही नहीं हूं कि अभी आप किताब में कुछ भी लिखो, प्योर फोकस रखिए अभी आप जो अपन सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों। बाद में फिर आप करिएगा क्यों, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होगा कि अपन साथ साथ में किताब रेफर करेंगे। ठीक है, आगे आइए कंप्लायंस सर्टिफिकेट। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्या होता है, और कंप्लायंस सर्टिफिकेट इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम report on corporate governance, which is something different from auditor's certificate of compliance of corporate governance। 3 अलग अलग चीजें बता रहा हूं मैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, तो ये सीईओ और सीएफओ इन दोनों को साइन करना होता है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं ये लोग, जिसके अंतर्गत ये कहते हैं कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया है। आपको बकायदा एनुअल रिपोर्ट में भी मिलेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन इन्हें फ्रॉडुलेंट, इलीगल या कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट का नहीं मिला है। आईसीएफआर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफेक्टिव है, और डेफिशिएंसीज हैं तो उनके रिमूवल के, डेफिशिएंसीज के रिमूवल के स्टेप्स लिए गए, और उन्होंने ऑडिटर और ऑडिट कमिटी को इंडिकेट कर दिया है जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज और फ्रॉड से रिलेटेड। मैं सीईओ, मैं सीएफओ वचन देता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि मैंने ये 4 काम किए। ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू किया है। बी, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे सिस्टम में बना रखी है। सी, कंपनी में कोई फ्रॉड, इलीगल, वायलेटिव ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। डी, मैंने ऑडिटर और ऑडिट कमिटी
को बता दिया है जो भी फ्रॉड्स इस साल हुए, जो भी चेंजेस इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हुए हैं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, मैं सीईओ एंड सीएफओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको ये वचन देता हूं, कंप्लायंस सर्टिफिकेट एज पर पार्ट बी शेड्यूल 2। अब आ जाओ दोस्तों, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेशन 27/17 से 27 की आखिरी रेगुलेशन। ये किसको दी जा रही है? ये सेबी बोर्ड को दी जाएगी 21 दिन फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर में। ये कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी देगी। और कंपनी की तरफ से कौन साइन करेगा? या तो कंप्लायंस ऑफिसर या सीईओ। तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया तो वो करते, नहीं तो सीईओ करे। क्वार्टर खत्म होने के 21 दिन। ये किसे देना है? ये उन सबको देना है जिनके ऊपर 17 to 27 रेगुलेशन लग रही है, जिसमें इन लोगों को क्या करना है, बताना है कि जितनी चीजें अपन ने रेगुलेशन 17 से 26 के अंतर्गत पढ़ी है, उन सबका कंप्लायंस किस तरह से हुआ है, नहीं हुआ है। इसमें वो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन की भी रिपोर्ट जाएगी। तो ये क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट 21 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर आपको सेबी को देगी। इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट आएगा? आपकी कोड ऑफ गवर्नेंस की क्या फिलॉसफी, ऑडिट कमिटी, एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, जनरल बॉडी मीटिंग, शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, अदर डिस्क्लोजर और कोई नॉन कंप्लायंस। ये जितनी चीजें अपन ने पढ़ी है, ये सब इस पर रिपोर्ट करी जाएगी। तो दोस्तों दोबारा सुन लीजिए, कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन देगा? इट इज गिवन बाय द सीईओ एंड द सीएफओ टू द बोर्ड, जिसमें वो 4 मुद्दों के ऊपर वचनबद्ध होते हैं। ऐसा करने से वो साइन करके अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इनमें कहीं भी गड़बड़ हुई तो मैं जिम्मेदार। इसके बेसिस पे फिर हमारा कंप्लायंस ऑफिसर या सीईओ साइन करके क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट देगा, जिसमें सिर्फ यही नहीं, सारे रेगुलेशंस के कंप्लायंस वो 21 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर में रिपोर्ट करेगा बोर्ड को कि प्रभु मैंने इसका पालन किया है। अब ये तो सब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी बता रही है, तो ये सब का पालन हुआ या नहीं हुआ, ये सब चेक करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी ऑडिटर है, उसे अपनी एनुअल रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ऑडिटर सर्टिफिकेट देना होगा, जिसे कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी नाम दिया जाता है। एग्जाम में पूछे कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय कंपनी सेक्रेटरी, तो आप ये लिखिएगा। शेड्यूल 5 कहता है कि इस कंप्लायंस सर्टिफिकेट में ऑडिटर, कोई भी सीए नहीं, ऑडिटर या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी देगा, जिसमें वो बेसिकली बताएगा कि क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इन सारे प्रोविजंस का सर्टिफिकेशन है कि ये सब का पालन हुआ है या नहीं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में आ चुका है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफिकेशंस व्हिच कैन बी गिवन इन द ऑडिटर सर्टिफिकेट। तो कुछ भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी पर्टिकुलर कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, ऑडिट कमेटी में 1/3 से भी कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग साल में 4 बार नहीं करी इन्होंने, 120 दिन से ज्यादा का गैप हो गया इनकी मीटिंग में। से जो प्रोविजन आपने पढ़े उनमें से कोई भी 5 लिख दीजिएगा। ये कुछ एग्जांपल है जो ऐसे के मॉड्यूल में दिया हुआ है। वाओ, इसी साल आपका किसका डिस्कशन पूरा होता है? कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ऑडिटर सर्टिफिकेट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बच गई, डिस्क्लोजर। तो इंस्टीट्यूट को मालूम है बच्चा क्या छोड़ देता है, उसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स विल बी गिवन। यानी जनरल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस हो। ध्यान रखना कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन डिस्पोज करना है, एनुअल रिपोर्ट्स और ये सब, इसमें आप ख्याल रखिए कि वो समय पे डिस्पोज हो, कॉस्ट एफिशिएंट हो और सबको समय पर एक साथ मिले। मिनट्स जो भी मीटिंग में आप कर रहे हो उनको एक्सप्लिसिटली आप डिफाइन करें, कुछ भी आप छोड़े ना। देन every listed entity will make disclosures of opinion of board of director which is material, and they'll authorize one or more key managerial person for determining the materiality. The contact detail of such key managerial person will be given on the website along with the archival policy. चलो ये क्या एडिशनल रेगुलेशंस है, ये फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली तुम्हारे काम की है। तो एक तो मैंने बता दिया क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट 21 दिन में आपको देना है। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए, रिलेटेड पार्टी रेगुलेशन अपन ने डिस्कस नहीं की क्योंकि स्टडी मटेरियल में नहीं है, पर ये वाला पॉइंट स्टडी मटेरियल में जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। All material transaction with related parties signed by compliance officer or chief executive officer along with this quarterly report is to be given to the exchange. ये क्या होता है मटेरियल ट्रांजैक्शन, उसके लिए रेगुलेशन देखना पड़ेगा। प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से आप कैसे डील करोगे उसकी आपकी पॉलिसी होना चाहिए। ऐसे 550 में और समझाऊंगा नॉर्मली क्या पॉलिसीज होती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर वेबसाइट पे हर 6 महीने में 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पब्लिश दिस। एंड लिस्टेड एंटिटी जिनकी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है उन्हें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एस रिलेटेड अपनी एनुअल रिपोर्ट में देना है, वो हर कंपनी को ही देना पड़ता है। कोई भी एस का आपने पालन नहीं किया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विद रीजंस डिस्क्लोज करना है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कंपनी की क्या पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट, उससे रिलेटेड साल भर में कितनी कंप्लेंट्स आई है, कितनी डिस्पोज हुई है और कितनी पेंडिंग है, ये सब आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ये डिस्क्लोजर देने हैं आपको किसमें, यू हैव टू गिव दीज डिस्क्लोजर्स इन योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट्स।
That means this is all something which is to be reported to SEBI. This completes our discussion on audit committee, corporate governance, along with all the annexures. मैंने जो चीज अभी कवर नहीं करी है, that is only the definition of independent directors, non-executive directors. ये provisions मैंने कवर नहीं किए हैं for obvious reasons, because आप उसे कंपनी लॉ में डिटेल में डिस्कस करें, उसमें खूब सारे इंटरप्रिटेशंस इन्वॉल्व होते हैं. क्या सर दोस्तों बताइए, समझ में आया ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके सारे अमेंडमेंट्स एकदम क्लियर हुए बारीकी के साथ, जितना कम समय में हम डिस्कस कर सकते थे विदाउट मिसिंग आउट एनी प्रोविजनल प्रोविजन. आई ट्राई टू कवर दिस अप. 1 मिनट का अपन वाटर ब्रेक लेते हैं. आप लोगों टिप्पणी कर दीजिए आपकी तरफ से, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ताकि फिर अपन आगे बढ़ सके. ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ये जो हमारा स्टडी मटेरियल है, किसी ने अगर स्टडी मटेरियल से कवर किया है ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है वो. तो सर कितने सारे नोट्स बनाते हो आप? तो ये मैराथन वाले तो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाए दोस्तों, ताकि आप थोड़ा सा कम में ज्यादा कर पाए. नथिंग मोर देन दैट. हाँ, बाकी प्रैक्टिकली स्पीकिंग ड्रोन चार्ट भी सफिशिएंट है और मैराथन भी सफिशिएंट है. स्टडी मटेरियल ये इस तरह का होता है, ये थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज से. आप इससे पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया. चल, अब इसमें हम एक रेजिग्नेशन का जो प्रोविजन हमने बोला था डिस्कस करने का, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ये भी काम का हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आ जाइए. ओके, कूल. दोस्तों आइए अब देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड देयर मटेरियल सब्सिडियरी. यहां मटेरियल का मतलब 10%. इफ एन ऑडिटर रिजाइन्स फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, entity is required to communicate such resignation with reasons in detail to stock exchange immediately, not later than 24 hours of resignation. देखिए, अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी या उसकी मटेरियल सब्सिडियरी में देखते हैं कि कोई ऑडिटर रिजाइन कर गया है, तो आजकल आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे इस कंपनी के ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया. ऐसा इमीडिएटली कैसे पता पड़ता है? क्योंकि अब रिक्वायरमेंट है कि इन्हें इमीडिएटली किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को, 24 घंटे के अंदर अंदर की रिजाइन करके. तो ये तो कंपनी की जिम्मेदारी हो गई रिपोर्ट करने की. ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है वो पढ़ा रहा हूं. तो लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल सब्सिडरीज के अगर आप ऑडिटर हो तो सुनो ध्यान से. कोई भी क्वार्टर खत्म होने के 45 दिन के अंदर अंदर अगर आप रिजाइन करोगे, तो आप जो पिछला क्वार्टर है, क्योंकि हर क्वार्टरली रिजल्ट का लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट होता है, लिमिटेड रिव्यू इज नॉट ऑडिट, आपको वो रिपोर्ट देना होगी. लेकिन अगर आप रिजाइन करते हैं 45 दिन पूरे होने के बाद, मोर देन 45 डेज, तो फिर आपको अगले क्वार्टर का भी लिमिटेड रिव्यू करना पड़ेगा. अगर आप 3 क्वार्टर पूरे होने के बाद नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप 3 क्वार्टर पूरे होने के बाद नहीं, अगर आप 3 क्वार्टर की लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद रिजाइन करते हैं, तो फिर उस केस में 45 दिन वाला रूल नहीं लगेगा. फिर आपको आखिरी क्वार्टर का और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करना होगा, फिर आप रिजाइन कर पाओगे. तो आप बोलोगे फिर रिजाइन करके मतलब ही क्यों है? क्योंकि अपाचे एजीएम्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो आप अगले साल का ऑडिट ना करें. ये सेबी की रिक्वायरमेंट है, सेबी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, इस कारण से सारे ऑडिटर्स का इसका पालन करना जरूरी है. आईसीआई ने एक इंप्लीमेंटेशन गाइड जारी करी जिसमें बोला कि ऑडिटर को इसको पालन करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर कभी भी ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसे रिजाइन करने से पहले कंपनी में बताना पड़ेगा कि भैया मैं रिजाइन करना चाह रहा हूं. तो उसे चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी को अप्रोच करना है और उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट इमीडिएटली करना है. और ये ऑडिट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि बिना रुके वो मिले ऑडिटर से, और ऑडिटर को अपनी सारी कंसर्न्स बतानी है, डॉक्यूमेंट करके चेयरमैन को कि ये कारण है जिससे मैं रिजाइन कर रहा हूं. चेयरमैन देखेगा कि क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलना कारण बन रहा है, तो वो इमीडिएटली मैनेजमेंट से बात करके कोशिश करेगा मैटर को रिजॉल्व करने की. लेकिन जस्ट इन केस ये सब करने के बाद भी अगर कभी ऑडिटर रिजाइन कर जाए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी अगली ऑडिट कमेटी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिटर को उससे पहले
डिस्कस करना पड़ेगा कि यार ये सब क्यों हुआ, और ऑडिट कमेटी की जब भी अगली मीटिंग होगी उसके 24 घंटे में स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि क्या कारण थे, क्यों रिजाइन किया, हमने उसका क्या डिस्कशन किया। ये सारी चीजें ऑडिटर फॉलो करे, इसलिए ऑडिटर के अपॉइंटमेंट लेटर में आप इन सारी चीजों को डाल दीजिए। जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट हमने पढ़ा है, जो ऑडिटर सर्टिफिकेट बनता है, उसमें कंपनी सेक्रेटरी या ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर है तो उसे सर्टिफाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इससे ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन पे वेकेट करने का ऑफिस का प्रोविजन इफेक्ट नहीं होता। तो अगर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर ये रूल नहीं लगेगा कि आखिरी क्वार्टर का रिव्यू करो उसके बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो पाओगे, फिर आप इमीडिएटली खाली कर दोगे ऑफिस। चलिए, तो इसी के साथ हमारा किसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। दिस कवर्स अप योर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस।